हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी क्या होता है? सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, क्या होता है देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved, that can be dissolved in a specific amount of solvent, specific amount of solvent at a specific temperature। ये होता है हमारा सोल्युबिलिटी कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट में कितना सोल्यूट मिक्स किया जा सकता है। ठीक है, देखो हम बात करते हैं, जब भी हमारी कोई भी बात आती है सोल्युबिलिटी की, हम ये देखते हैं, देखो जो डेली लाइफ के एग्जांपल है वो देखते हैं कि वाटर है, वाटर में हमने NaCl मिक्स किया है, नमक मिक्स किया है, तो नमक इसमें वाटर में मिक्स हो जाता है, अच्छे से सोल्यूबल है। तो कितना मिक्स किया जा सकता है कि मान लो हमने ले लिया 20 ml वाटर लिया, 20 ml वाटर लिया, इसमें हम मिक्स कर रहे हैं NaCl को। तो मिक्स करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ NaCl डालेंगे, मिक्स होगा, फिर और डालेंगे, फिर होगा, फिर एक ऐसी कंडीशन आती है कि मिक्स होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस फैक्टर्स पे सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो दो है हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर, दो तरह से है सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली सोल्युबिलिटी ऑफ BI, solubility of solid in liquid, कि लिक्विड में सॉलिड की सोल्युबिलिटी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो देखो हम एक सॉलिड लिया, सॉलिड यहाँ पे क्या हमारा सोल्यूट, इसको मिक्स किया है सॉल्वेंट में, लिक्विड है सॉल्वेंट, और इससे हमें सॉल्यूशन मिल गया, वो डिजोल्व हो गया, सॉलिड है वो लिक्विड में डिजोल्व हो गया, हमें सॉल्यूशन मिल गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। फिर एक ऐसी कंडीशन आती है, अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं दैट नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व इन द लिक्विड, कि और ज़्यादा सोल्यूट लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो सकता उस गिवन टेम्परेचर पे। तो उस केस में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है वो वापस से सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते जा रहे हैं, डिसॉल्व करते जा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि सॉल्यूशन है वो उसमें से सॉलिड सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं इन क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट आउट होना शुरू हो जाता है सॉल्वेंट से। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वही होना चाहिए जिस पे डिसोल्यूशन हुआ, वही टेम्परेचर पे होना चाहिए। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये जो सोल्युबिलिटी है वो चेंज हो जाती है सब्सटेंस की। लेकिन उसी टेम्परेचर पे, उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब हम सॉलिड में लिक्विड मिक्स किए जा रहे हैं तो एक ऐसी स्टेज पहुंचती है, एक ऐसी स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं कि और ज़्यादा सॉलिड को हम उसमें मिक्स नहीं कर सकते, वो डिसोल्व नहीं हो सकता, डिसोल्यूशन स्टॉप हो जाता है। फिर क्या है कि अगर और डालेंगे तो वो क्रिस्टल सेपरेट आउट होने शुरू हो जाते हैं सॉलिड के, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो इस तरह से एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है इनके बीच में। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है डिसोल्यूशन, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। तो वो स्टेज at which rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization, then the solution is known as saturated solution। तो उस केस में हम अपने सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। at which rate of dissolution
rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization, मीन्स इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी, at equilibrium rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization, then solution is known as सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उस केस में हम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारी सोल्यूबिलिटी। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या क्या फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो क्या क्या है, बेसिकली 3 फैक्टर्स है। सबसे पहला वाला जो है वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड करती है सोल्यूबिलिटी। किस तरह से, अगर हमारा सोल्यूट पोलर मॉलिक्यूल है, सोल्यूट है वो पोलर मॉलिक्यूल है यानी पोलर सॉलिड है। कैसे, इसके एग्जांपल जैसे NaCl एक पोलर है, Na+Cl- और NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब एग्जांपल है पोलर सॉलिड्स के। जब इनको डिसोल्व किया जाए पोलर लिक्विड्स में, पोलर लिक्विड जो सोल्यूट है, सोलवेंट है वो पोलर हो, लाइक वाटर, वाटर सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो ये हमारे पोलर सॉल्वेंट्स है। अगर इनमें मिक्स किया जाए तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो मतलब अलग अलग उस पर डिपेंड करती है, पर पोलर सॉलिड्स की जो सोल्यूबिलिटी है वो पोलर लिक्विड्स में ज़्यादा होती है। लेकिन अगर पोलर को नॉन पोलर लिक्विड्स में मिक्स करेंगे तो या तो वो डिजोल्व बिल्कुल ही नहीं होगा, या होगा तो बहुत लेस अमाउंट में डिजोल्व होगा, बहुत लेस सोल्यूबिलिटी शो करेगा, या तो बिल्कुल ही नहीं करेगा या कम करेगा। यानी पोलर सॉलिड मेनली पोलर लिक्विड्स में ही सोल्यूबल होते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स की, नॉन पोलर सॉलिड्स हो जाते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर 2 बेंजीन रिंग इस तरह से कनेक्टेड होती है, ये नेफ्थलीन है। ऐसे ही एंथ्रासीन जिसमें 3 बेंजीन रिंग्स कनेक्टेड होती है। तो इन नॉन पोलर सॉलिड्स को हम डिसोल्व कर सकते हैं, मतलब ये सोल्यूबल है इन नॉन पोलर लिक्विड्स। तो नॉन पोलर सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर लिक्विड्स। नॉन पोलर लिक्विड्स क्या है, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स है, लाइक बेंजीन, CCl4, टोल्यूइन, ये सब हमारे नॉन पोलर लिक्विड्स है। तो नॉन पोलर सॉलिड्स वो नॉन पोलर लिक्विड में ही डिसोल्व होते हैं। ये पोलर सॉल्वेंट्स में या तो होंगे नहीं, या होंगे तो बहुत लेस अमाउंट में डिसोल्व होंगे। तो इसको दिया गया है कि पोलर है वो पोलर में डिसोल्व होते हैं, नॉन पोलर है नॉन पोलर में डिसोल्व होते हैं। इसको बोलते हैं हम लाइक डिसोल्व लाइक, लाइक डिसोल्व लाइक, जिनका केमिकल नेचर सेम हो वही आपस में डिसोल्व होते हैं, सोल्यूबिलिटी शो करते हैं, लाइक डिसोल्व लाइक। इस टर्म को ये नाम दिया जाता है लाइक डिसोल्व लाइक। इसकी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लेते हैं वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है तो कुछ इस तरह से होता है, ये पोलर है, ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे और सॉलिड मान लेते हैं जो हमारी, ये तो हो गया सॉल्वेंट, और सोल्यूट ले लेते हैं हम NaCl। तो NaCl में Na+Cl-, जब इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे होता है ये कि Na+ यानी पॉजिटिव आयन, इट इज सराउंडेड बाय नेगेटिव पोल ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। कुछ इस तरह से इसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करते हैं। इस तरह से ये पॉजिटिव आयन है, तो इसका जो नेगेटिव पोल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल है वो इसको सराउंड कर लेता है इस तरह से। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का, वाटर इसको चारों ओर से इस तरह से सराउंड कर लेता है। पॉजिटिव
आयन के पास इसका नेगेटिव पोल, ऑक्सीजन नेगेटिव पोल है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे, तो इस तरह से सराउंड कर लेते हैं। और जो इसका नेगेटिव आयन है, सोल्यूट का नेगेटिव आयन है, इट इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव पोल ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल, कुछ इस तरह से। पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन है, इस तरह से इसको सराउंड कर लेते हैं नेगेटिव आयन को। तो इसलिए पोलर मॉलिक्यूल्स है वो पोलर सोलवेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉलिड्स है वो पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सोलवेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। ये तो हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट। आगे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? सेकंड, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दे तब सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या होता है कि 3 अलग अलग केसेस है, वो डिपेंड करता है कि सोल्यूट कौन सा सोल्यूट हम यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है। सब सोल्यूट की जो इफेक्ट है टेम्परेचर के बेसिस पे वो अलग अलग होता है। एक वो होते हैं whose solubility increase continuously with increase in temperature, those whose solubility increase continuously with increase in temperature। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाने से जिनकी सोल्यूबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करे, तो मोस्टली सॉलिड इसी केस में आते हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि पानी है, एक हॉट वाटर है, एक कोल्ड वाटर है। ये हॉट वाटर है यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कोल्ड वाटर है इसका टेम्परेचर कम है। तो जो भी सॉलिड हम NaCl डाल रहे हैं या शुगर डाल रहे हैं कुछ भी, तो वो हॉट में जल्दी डिजोल्व हो जाता है एज कम्पेयर टू कोल्ड लिक्विड। हॉट लिक्विड में जल्दी डिजोल्व हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ने से इनकी सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो मेनली बहुत सारे जो इसी रेंज में लाई करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। इसका रीज़न क्या है कि क्यों इंक्रीज होते हैं? इनका मेन रीज़न है कि जो इसमें डिसोल्यूशन की प्रोसेस है होती है, इन सॉलिड के केसेस में जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती है, इट इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इट मीन्स हीट इवोल्व होती है, हीट कंज्यूम होती है, मतलब हीट कंज्यूम होती है। एंडोथर्मिक का ये मतलब अगर हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक, हीट इवोल्व होती है इसको बोलते हैं हीट कंज्यूम होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारा सॉलिड है, ऐसे सोल्यूट, सॉल्वेंट, और इसको हीट करेंगे, मतलब कि ये एंडोथर्मिक है। रिएक्टेंट साइड में हीट लिखे तो इसका मतलब है वो एंडोथर्मिक है, और ये हमें ऐसे सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ली चैटेलियर, तो ये एक फेमस प्रिंसिपल है, मतलब अच्छे से तो आगे आएगा ये हमारे सिलेबस में, लेकिन अभी इसके बारे में सिर्फ इतना समझ लो। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर रिएक्टेंट साइड में कोई भी चीज़ है, हम उसको बढ़ाए, उसकी कंसंट्रेशन को या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करें, तो जो रिएक्शन है वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि जल्द और ज़्यादा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। तो इस केस में जो हीट है वो हमारी रिएक्टेंट साइड पे है, हीट रिएक्टेंट साइड पे है, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। दूसरे होते हैं दोज हुज सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कंटिन्यूसली, दोज हुज solubility decrease continuously with increase in temperature। दूसरे ऐसे इनको अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो इनकी सोल्यूबिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी। इसके बहुत रेयर ये एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल इसका सीरियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट इसका एग्जांपल है, और एक इसका एग्जांपल है लिथियम कार्बोनेट। तो इसके ये कुछ एग्जांपल है जिनकी सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज होती है कंटिन्यूसली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका रीजन क्या है कि इन केसेस में
डिसोल्यूशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होती है यानी हीट रिलीज होती है। जब ये लिक्विड में मिक्स किए जाते हैं तो हीट रिलीज होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सोल्यूट है, सोलवेंट है, आपस में मिक्स होके सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन, लेकिन साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। तो इस केस में क्या है, एक्सोथर्मिक केस में हीट है वो प्रोडक्ट साइड में लिखी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या है कि अगर हम हीट को इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करने का ये मतलब हम हीट दे रहे हैं, तो अगर हीट को इंक्रीज करेंगे तो इस साइड इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन है वो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी जो डिसोल्यूशन है वो कम हो जाएगा और क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाएगा बेसिकली। तो इस केस में क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। तो इनका जो ग्राफ आता है, इनका ग्राफ आता है, यहाँ पे हम टेम्परेचर लें, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी कर्व्स बोलते हैं इनको, सोल्यूबिलिटी कर्व्स। तो हमारा जो NaNO3 है उसका कुछ ऐसा ग्राफ आता है कि कंटिन्यूसली इंक्रीज होना, यह है NaNO3। KNO3 का कुछ ऐसा ग्राफ आता है, KNO3, इनकी सोल्यूबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और सीरियम सल्फेट का एग्जाम कुछ इस तरह से ग्राफ आता है कि ये डिक्रीज हो रही है। ये हो गया हमारा सीरियम सल्फेट। तो इस केसेस में क्या होगा, हमारी सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और इनके केसेस में सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है। इनको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी कर्व, सोल्यूबिलिटी कर्व्स। एक तीसरी तरह के और होते हैं, दोज हुज सोल्यूबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूसली, यानी कंटिन्यूसली ना वो इंक्रीज होंगे ना कंटिन्यूसली डिक्रीज होंगे, ऐसे शो करेंगे डिसकंटिन्यूस कर्व, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, कुछ इस तरह से कर्व। तो तीसरे उस टाइप के हैं, दोज हुज सोल्यूबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूसली, increase or decrease continuously on increasing temperature। इसके एग्जांपल बेसिकली होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जितने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं वह इसके एग्जांपल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो इस केस में क्या है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये सोडियम सल्फेट यानी एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है एट 32.4 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या है कि टेम्परेचर चेंज करने से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस, पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने से कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इनकी सोल्यूबिलिटी है वो कंटिन्यूसली वेरी नहीं करती। और एक एग्जांपल है इसका, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फिर कैल्शियम क्लोराइड डॉट 4H2O, फिर और बढ़ाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड डॉट 2H2O। तो इनकी जो इसकी सोल्यूबिलिटी वो अलग अलग होती है। तो इसलिए जो सोल्यूबिलिटी है वो कंटिन्यूसली वेरी नहीं करती। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, तो ऐसा होता है कि पहले तो ये इधर टेम्परेचर है, ये सोल्यूबिलिटी है। तो पहले तो इंक्रीज होगा, पहले थोड़ा इंक्रीज होगी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ, लेकिन आफ्टर 32.4 डिग्री सेल्सियस, यानी ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, एट विच वन फॉर्म इज कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इसके केस में जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो तो 32.4। तो पहले तो इंक्रीज हुई, लेकिन इसके बाद ये यहाँ पे तो ये था सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट फॉर्म में, लेकिन इसके बाद क्या है कि एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसकी सोल्यूबिलिटी ऐसे डिक्रीज हो जाती है। तो ये कंटिन्यूस कर्व नहीं आते। ऐसी बात करते हैं अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की, तो इसके जो कर्व है वो कुछ इस तरह का आता है, कुछ इस तरह का कंटिन्यूस कर्व ना आके इस तरह का कर्व आता है। यहाँ पे है हमारा कैल्शियम क्लोराइड 6H2O, कैल्शियम क्लोराइड 4H2O,
कैल्शियम क्लोराइड 2H2। तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व शो करते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो ये तो हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आगे है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लिखेंगे इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट। इट डजंट हैव significant effect on solubility of solids in liquid। इसका रीजन क्या है? बिकॉज solids and liquids are highly इनकम्प्रेसिबल। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इन पे अगर प्रेशर लगाएंगे भी तो ये इनकम्प्रेसिबल है, प्रेशर का इफेक्ट इन पे नहीं होगा, तो इनकी जो सोल्यूबिलिटी है उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो ये हो गया हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, कि गैसेज की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में किस तरह से होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आएगा, हेनरीज लॉ, जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।